हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31 क्लोज्ड विद हर। विहान जल्दी से राठौर मेंशन पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने देखा कि आज कोई भी सर्वेंट कम पर नहीं आया था। हालांकि कोई खास काम था नहीं, पर फिर भी जब भी वह यहाँ पर आता था सारे वर्कर एक अलग ड्रेस कोड में तैयार रहते थे और अपने अपने कामों में लगे हुए रहते थे। विहान इस बात को इग्नोर करता है और जल्दी से शिवाय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उसने देखा कि कॉरिडोर में किसी से फोन पर बातें कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान विहान की तरफ गया, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर एकदम आराम से खड़ा होकर उसकी ओर देखते हुए बोला, आ गए तुम। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतना अजीब भी है, क्यों कर रहे हो? और तुम? शिवाय के कुछ कहने से पहले विहान उसकी ओर देखा है और फिर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ बोला, कमल है ना, तुम मुझसे वह सारी बातें जानना चाहते हो जो मैं सीक्रेट रखना चाहता, लेकिन तुम एक ऐसी बात जो सीक्रेट नहीं भी है वह भी मुझे बताना नहीं चाहते। आखिर यह किस तरह की दोस्ती है तुम्हारी? अरे यार रिलैक्स हो जाओ, ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया और तुम ऐसे क्यों बताओ कर रहे हो? मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूँ तुम खुद कैसे बताओ कर रहे हो? तुम अपने आप को क्यों नहीं देखे? आखिर तुम इतनी क्यों बदल रहे हो, बताओ मुझे। शिवाय जान गया था कि अब बिहार किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। उसका गुस्सा देखकर वह थोड़ी देर तक शांत रहा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से, ठीक है, सारी बातें बताता हूँ। वैसे कुछ बड़ी बात नहीं हुई थी। दरअसल पारुल की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को कॉल किया था। पता नहीं उसने तुमसे क्या बताया तो तुम इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? उसने मुझे जो भी बताया हो शिवाय, पर तुम्हें वो बताना होगा जो सच है। बताओ मुझे, क्या हुआ है? मैंने कहा ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है। वह उसे थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी और वीकनेस की वजह से वह बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया था। और तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? क्या सच में ऐसी बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैंने कहा ना, बस यही है और कुछ भी नहीं। अब जाकर बिहार को थोड़ी सी संतुष्टि मिली थी। उसमें शिवाय की ओर देखा और फिर उसे वार्निंग देते हुए बोला, याद रखना, मुझे कुछ पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वह बात मुझे किसी और से मालूम पड़ गई तो वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शर्मिला की जूस का गिलास लेकर चली आई। उन्होंने शिवाय और विहान को एक एक देश का गिलास दिया और फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद दोनों ने जूस पिया। आते शिवाय ने बिहार की ओर देखा और बोला, दादी माँ के घर पर सिक्योरिटी को और ज्यादा एक्टिव रहने के लिए कहे। उनसे कहना कि कोई भी अज्ञात आदमी घर के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी खैर नहीं। मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया है। दादी के घर पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात अनीता की, तो उसकी भी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दादी माँ के घर की लैंडलाइन तुम्हारे फोन से कनेक्ट है। अगर उनके मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आता है तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे काम है। इतना कहकर बहन वहां से चला गया। बिहार के वहां से जाने के तुरंत बाद शिवाय ने अपने आसपास अच्छी और फिर चुपचाप अपने ड्राइंग रूम में चला गया। वहां पहुंचकर उसने थोड़ा सा काम किया और फिर किसी का फोन पर बातें करने लगा। लगभग 2 घंटे बाद जो वह वापस अपने बेडरूम में आया तो उसने देखा कि पारुल अपनी आंखें उसे न जाने क्यों बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। एक अलग से सुकून जो उसके लुक को और ज्यादा एनहेंस कर रहे थे। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। शायद वह उसे देखने में इतना गम हो गया था कि उसे अपने आसपास की खबर ही नहीं थी। अचानक से उसके हाथ से लगकर वहां रखा एक वास नीचे फर्श पर गिरा, जिसकी तेज आवाज से वह एकदम से होकर उठ गई। क्या हुआ? वह डरी, घबराए और सहमी हुई। उसकी धड़कनें अभी भी तेज तेज चल रही थी। डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। उसे इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर शिवाय मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा है और फिर कहता है, विश्वास नहीं होता कि तुम्हें एक मामूली से वास की गिरने की आवाज से डर गई हो।
पारुल ने उसकी ओर देखा। पारुल ने जब उसे देखा तो वह एक पल के लिए एकदम शांत हो गई थी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। डूबते हुए सूरज की किरणें उसके चेहरे पर रिफ्लेक्स बनाकर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था, लेकिन जो दिख रहा था वह बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई करने वाला था। अचानक वह सूरज की किरणें के आगे आ गया और उसके सर से उसे सूरज की किरणें थक गई। अब उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन थोड़ा धुंधला। अब क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी? वह एक्चुअली मुझे कहना था कि वह वॉशरूम में दौर में बहुत ज्यादा औकात महसूस कर रही थी। वह उसे बताना चाहती थी कि उसे इतनी ज्यादा सैनिटरी पैड की जरूरत नहीं है। उसकी आधी तबीयत तो उसे सैनिटरी पैड की कीमत देखकर ही खराब हो गई थी। वह इतने ज्यादा कॉस्टली कैसे हो सकते थे? क्या कहा तुमने, फिर से कहो। मैंने कहा कि तुमने वह झूठ और में रखा है। मेरा मतलब है कि सेना। ओके, मैं समझ गया। तुम कुछ मत कहो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें किस कंपनी का चाहिए, इसलिए वह। तो क्या तुम्हें वह सब नहीं चाहिए? चाहिए, मेरा मतलब है कि मुझे चाहिए, पर वह ज्यादा है। मुझे बस सिर्फ एक ड्रॉप में जो रखा है वही चाहिए, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लाया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे। वह गुस्से से भड़क गया था। उसका गुस्से का पर और ज्यादा चढ़ता उससे पहले ही उसे याद आया कि वह बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उसके साथ ज्यादा रूट पर है नहीं करना है, तो इसलिए वह अपने आवाज को पोलाइट करता है और फिर धीरे से कहता है, देखो मुझे लाना था, मैं ला दिया। तुम्हें जिसकी जरूरत है वह उसे करो और बाकी सब फेंक दो। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। और एक बात यह मत समझना कि मुझे तुम्हारे फिक्र हो रही है, वह तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा कि मेरे घर में काम करने वाले नौकरों की गिनती कम हो। मतलब आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? वह सवालिया नजरों से उसकी ओर देखती है तो वह सार्कास्टिक मुस्कान के साथ उसे देखा है और फिर कहता है, मतलब वही जो तुम समझ रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मेरे लिए तुम्हारी वैल्यू इस घर में सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि मेरे घर के नौकरों की है, इसलिए खुद को ज्यादा स्पेशल फील करने की कोशिश मत करना। दवाई खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। पारुल ने नफरत भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने आप से बोली, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आगे कभी नहीं बदलने वाला। मुझे तो लग रहा था कि यह मेरा करे कर रहा है। उसकी बातों से लग रहा था जैसे इसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, पर मैं भूल गई थी कि यह डेविल कभी नहीं बदलने वाला, कभी भी नहीं। ऐसा भी क्या बॉस बनने का खुमार चढ़ा रहता है इस पर? पता नहीं इसके घर वाले इसके इस नेचर को कैसे झेलते होंगे। कितना ज्यादा खड़ूस है। हाँ बिल्कुल, मैं खड़ूस हूँ। उसने जब ये बात कही तो पारुल एकदम से चौंक गई, उसकी तरफ देखने लगती है। आखिर यह कैसे हुआ? इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। जब तुम्हें खाली टाइम मिलता है तो मुझे गालियां देती हो। और मुझे ये भी पता है कि अगर कानून का डर नहीं होता तो तुम कब का मेरा खून कर चुकी होती। पारुल जानती थी कि वह उसे जितना बहस करेगी वह उतना ही ज्यादा बहस करेगा और यह बहस कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए वह चुप हो गई। उसे चुप देखकर शिवाय को लगा जैसे उसे शायद कोई तकलीफ हो रही है। वह उसकी ओर देखा है और फिर कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, और अगर दर्द भी हो रहा होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे हस्बैंड। शिवाय एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है। उसे देखकर इस वक्त कोई भी कह सकता था कि वह एक परफेक्ट हस्बैंड है। उसकी स्माइल, उसकी सिंसिरिटी देखकर एक पल के लिए तो वह भी पिघल गई थी। वह सांस लेना भी भूल चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें लगा कि मैं ऐसा कहूंगा? देखो मिस देशमुख, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें अपनी बीवी बनाने का या फिर तुम्हारा सो कॉल्ड परफेक्ट हस्बैंड बनने का। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो उसे ड्रोन में तुम्हारी मेडिसिन रखी हुई है, उन्हें खाओ और खुद को स्ट्रांग बना। मैं नहीं चाहता कि तबीयत खराब का बहाना बनाकर तुम काम के लिए मना कर दो। वही तो मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैंने मेडिसिन ले ली है और जो बाकी सफाई थी वह भी कर दी है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। और एक बात यह मत बोलना कि मैं इस घर में सिर्फ काम करती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ काम तक ही ताल्लुक रखता। मेरे करीब आने की या फिर मुझे टच करने की सोचना भी मत। ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा या फिर तुम्हारे लिए
अच्छा मजाक कर लेती हो। उसके चेहरे के फेक स्माइल को देखकर साफ लग रहा था कि उसे पारुल के बातों का बुरा लगा है। अचानक पारुल ने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे अपनी मम्मी पापा से बात करना है। तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रही? इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं है। तुमने जानबूझकर मेरा मोबाइल फोन गाड़ी से नीचे फेंक दिया और मैंने कितनी बार कहा कि मेरा मोबाइल फोन वापस कर दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब मुझे उनसे बात करनी है तो मैं कैसे करूं, बताओ मुझे। मुझे क्या पता, और उनसे बात करना इतना भी क्या जरूरी है? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पागल आदमी, एक तो तुमने मेरा मोबाइल फोन फेंक दिया और ऊपर से मुझसे कह रहे हो कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी तो भी चलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मोबाइल फोन नहीं दिया तो मैं कैसे भी करके उनसे बात कर लूंगी। और एक बात, तुम्हें डर है ना कि कहानी में बीमार ना पड़ जाऊं, तो मेरी बात सुनो, मैं जितने भी कोशिश करना पड़े करूंगी, लेकिन खुद को बीमार कर लूंगी। या फिर इस घर में किचन में बहुत सारी चाकू रखी हुई है, किसी एक का भी इस्तेमाल करूंगी तो मेरा 1 महीने की छुट्टी तो हो ही जाएगी। शिवाय उसके धमकी शंकर डर तो नहीं, पर वह चीज गया था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और फिर उसके पापा का कॉल मिलकर उसे दे दिया। ज्यादा देर तक बात मत करना, यह मोबाइल बहुत कॉस्टली है, तुम्हारे हाथ में जा रहा है, यही अपनी किस्मत समझना। पारुल में मुंह बनाते हुए मोबाइल फोन लिया और अपने पापा से बात करने लगी। दूसरी तरफ शिवाय अपने लैंडलाइन से किसी को कॉल मिलता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव किया, शिवाय के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। तो तुम तब से कॉल कर रहे थे, अगर सामने वाला कॉल रिसीव नहीं करता तो समझ जाना चाहिए कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? भाई प्लीज मेरी बात सुनो, मैं मॉम दाद की तरह नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे आपसे मिलना है, मुझे एक बार अपने घर बुला लो। मैंने कहा ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, इसलिए मेरे पास बार बार कॉल करना बंद करो। यह कोई अनजान शख्स था जो शिवाय से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय बात करना तो दूर, उसे सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रहा था। शिवाय के गुस्से को देखकर लग रहा था कि वह उससे बहुत ज्यादा नाराज है, जबकि उसे लड़की की आवाज में बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस थी। वह उससे बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली और पॉलिटली बात कर रहा था, जबकि शिवाय रूड बिहेव कर रहा है। भाई प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं 2 महीने बाद वापस अमेरिका चला जाऊंगा, मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मैं जानता हूँ कि आप हमें कभी माफ नहीं करोगे, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं चाह कर भी आपका भाई नहीं बन सकता, पर प्लीज प्लीज मुझे एक बार मिलने का मौका दो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो? देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं भूल गया हूँ कि मेरी कोई फैमिली भी है। अनिका और दादी के अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है, इसलिए जबरदस्ती मेरी फैमिली में शामिल होने के बारे में मत सोचो। भाई प्लीज प्लीज एक बार, एक आखिरी बार आपसे मिलने दो, उसके बाद मैं पक्का आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन दोबारा आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मैं आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज एक आखिरी बार मुझसे मिल लो। उसकी रिक्वेस्ट को शिवाय मन नहीं कर पाया। उसने गहरी सांस ली और फिर लापरवाही से बोला, ठीक है, कल मेरे ऑफिस के बाहर शाइनिंग कैफे में आकर मिलो। और एक बात, मैं तुमसे ज्यादा देर के लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, इसलिए सारी प्रिपरेशन करके आना। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है और क्या जानना है? और एक बात, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मतलब आप मुझसे मिलोगे? वह लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रहा था। शिवाय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। एपिसोड 32, रात का रोमियो। किशन, मैं जानता हूँ कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, पर अगर गलतियों को देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है। पर मैं तुम सबसे मिलकर अपने जख्मों को ताज़ा नहीं करना चाहता, बड़ी मुश्किल से संभाला है। मैं खुद को इस तरह से अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता। शिवाय अपने आप से कह रहा था, ना जाने वह किसी गहरे जख्म की बात कर रहा था। उसके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे वह किसी गहरी जख्मी की बात कर रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे
दादी के सोने के तुरंत बाद वह जल्दी से अपने बेडरूम से निकलकर अनीता सीधे वहां गई जहां लैंडलाइन रखा हुआ था। उसने एक अननोन नंबर डायल किया और फिर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई, वह डरी हुई घबराई हुई जल्दी से बोलना शुरू कर देती है। कैसे हो नक्श? मैं अनिका बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? एक बहुत बड़े 5 स्टार डांस बार में बैठे नक्श ने जब अनीता की आवाज सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ गई, एक अलग सी खुशी। वह एकदम से मोबाइल फोन लेकर उठा और जल्दी से पर के बाहर निकल आया। वह एक शांति और पीसफुल जगह पर जाता है। अनिका मेरी जान, कैसी हो तुम? मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी यादों में अपना दिन का दिन समझ आता है और रात रात का रात। इस वक्त भी मैं अकेला चुपचाप अकेला हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे। उसकी इस बात को सुनकर वह एकदम मेल्ट हो गई, इसलिए निराशा भरे शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि शिवाय हम दोनों को एक होने देंगे की नज़र हमेशा मेरे ऊपर है। मैं तो दादी के पास हूँ लेकिन फिर भी 24 घंटे उनके बॉडीगार्ड उनकी सूचना दिखाए रहती है। इस टाइम भी सबके सो जाने बाद में तुम्हें कॉल किया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा और मेरा मिलना इम्पॉसिबल है? नहीं नहीं लक्ष्य, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम हर बात का नेगेटिव मतलब क्यों निकालते हैं? मैं ऐसा तो नहीं करना चाहती थी। मैं बस इतना कहना, इस वक्त हमारा मिलन खतरनाक हो सकता है। अगर शिवाय को इस बारे में पता चला तो वह हमें ढूंढकर मार डालेगा। अगर तुम्हारा भाई मुझे मार कर संतुष्ट होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। देखो, मन की शिवाय थोड़ा दूर है, वह थोड़ा अलग है, वह हमारी तरह नहीं सोचता, पर वह दिल का बुरा नहीं है और मैं उसके खिलाफ जा भी तो नहीं सकती। ऐसा कैसे कर सकते हो? आदमी के लिए इतना सोच रही हो जो मुझे मारना चाहता है, जिसके नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो उसके लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो। देखो नक्श, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और भाई का नहीं बनता, लेकिन मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि अगर हमने उनसे बगावत की तो हमारा एक होना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम उन्हें कन्वेंस करें। अगर हमें हमारे रिश्ते को सही सलामत रखना है तो उनका खुश होना बहुत जरूरी है। अनिका को समझ में आ गया था कि उसके भाई की पावर क्या है। वह एक एक पल उसे पर नजर रखता है। अगर दोनों घर से भाग भी गए तो बहुत जल्द दोनों पकड़े जाएंगे। अनिका इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसलिए वह अब ये चाहती थी कि नश उसके भाई को कन्वेंस करे, जबकि नस को अच्छे से पता था कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। नक्श की काली काली करतूत का पोल शिवाय के सामने खुल चुका। शिव ये भी जानता था कि वह एक पैदाइशी मुजरिम है, कम उम्र से ही को गलत काम को करता आया था। उसके पर पोस्को का भी कैसे चला था, इसके अलावा वह बहुत सारी गलत कामों में इन्वॉल्व था। ऐसे में शिवाय उनके रिश्ते को मंजूरी देगा ये तो नामुमकिन था, और यह नक्श को अच्छे से मालूम थे। वह किसी तरह से अनिका का ब्रेन वॉश करके उसके साथ भाग जाना चाहता था। वह ये भी जानता था कि शिवाय उनका पीछा करेगा, लेकिन उसके लिए भी उसने प्लान बी पहले से ही तैयार रखा था। अनिका, तुम अपने भाई के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अनिका उसे विश्वास दिलाना चाहती थी, लेकिन वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में अनिका ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, इस बारे में हम कल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि दादी माँ जग गई है। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से अपने कमरे की ओर भाग गई। दादी माँ जब उठकर लैंडलाइन के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। दादी माँ वापस पानी पीकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद अनिका को थोड़ी तसल्ली हुई। दूसरी तरफ विहान, जो उसे वक्त कॉल की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन में सुन रहा था, दोनों की बातें सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर अपने बेड पर लेट गया। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ गए थे। इन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं था, पर यह आंसू उसकी आंखों में किसी चीज को बयां कर रहे थे। उसका दिल एकदम टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि नक्श और अनिका का क्या रिलेशन है। दोनों मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। वह बहुत ज्यादा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। शायद उनके कन्वर्सेशन ने उसके दिल में दर्द दे दिया था। उसकी आंखों के सामने अनिका का मुस्कुराता हुआ फेस आ जाता। कई बार जब वह उसके बारे में सोचता तो बचपन की याद ताजी हो जाती
तीनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, तीनों का कॉलेज टाइम एक साथ ही देता था, इसलिए वह उसके बचपन से लेकर उसके मैच्योर होने तक के सफर में उसके साथ रहा था। उसने उसकी बहुत करें भी की थी, पर यह आंसू उसके किस इमोशंस को बयां कर रहे थे वह खुद नहीं जानता था। शिवाय के हाथ में एक स्मार्टफोन था। जब वह ड्राइंग रूम से अपने बेडरूम में पहुंचा तो उसमें देखा कि वह पहले ही सो चुकी थी। उसे नींद में देखकर उसने सोचा कि वह चुपके से मोबाइल फोन वहां पर रखकर वहां से चला जाएगा। उसकी तकिए के पास मोबाइल फोन रखने के लिए जैसे ही झुका, अचानक से पारुल की नींद खुल गई। उसने अपने ऊपर झुके हुए शिवाय को देखा तो वह एकदम से चिल्ला पड़ी। आ आ उसे चिल्लाते हुए देखकर वह भी एकदम घबरा गया। उसने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसका मुंह बंद करते हुए बोला, चिल्ला क्यों रही हो, मेरा बेडरूम है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, ऐसे शोर क्यों मचा रही हो। एक पल के लिए दोनों शांत हो गए। पारुल उसे तब तक की लगाकर देख रही थी। शिवाय का हाथ अभी भी इसके मुंह पर था। दोनों एकदम से ऑकवर्ड हो गए। शिवाय ने अपना हाथ जल्दी से हटकर पीछे कर लिया। अचानक से पारुल का ध्यान स्मार्टफोन की तरफ गया। उसने जब मोबाइल देखा तो उसने अपने मन में सोचा, क्या यह मेरे लिए होगा? ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे लिए नया मोबाइल क्यों देगा? और पारुल की निगाहें जब मोबाइल फोन की ओर गई तो शिवाय ने मोबाइल फोन का वह बॉक्स उसकी ओर पढ़ते हुए कहा कि तुम्हारे लिए है, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, ये तो मेरा पुराना स्मार्टफोन है, थोड़ा सा खराब हो गया था तो सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि तुम्हें दे दो। पारुल उसे देखकर ही समझ पा रही थी कि यह पुराना नहीं हो सकता। उसकी आंखों में शक देखकर वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, सच में ये पुराना है। वह एक्चुअली बात यह है कि 2 महीने पहले ही मैंने इसे दिया था, इसलिए ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। और एक बात, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा और ओवरटाइम करना पड़ेगा। क्या बकवास है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, ये कर दिया, मोबाइल अपने पास रखो। मोबाइल फोन बॉक्स के साथ ही दूर धकेल दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। ठीक है, फिर तुम्हें नहीं देना है तो, वह लापरवाही से बोला। अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने मोबाइल फोन के कर को देखते हुए कहा, आइंदा से मुझे अपने घर बात करने के लिए मोबाइल मत मांगना। तुम्हें अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है तुम खुद जानो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। पारुल ने जब ये बात सुनी तो वह एकदम से चौंक गई। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, उसे मोबाइल फोन की जरूरत ना भी हो तभी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए उसे इसकी जरूरत थी। उसने धीरे से वह उसे बॉक्स को उठाने वाली थी कि तभी एक तरफ से शिवाय में पकड़ ली। शिवाय कभी उसे बॉक्स को खुद की ओर खींचना तो कभी प्रो अपनी, और दोनों एक दूसरे के हाथ से वह छीन की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक पारुल ने बहुत जोर से अपनी ओर खींचा और शिवाय बिना किसी बटन के सीधा उसके ऊपर आ गया। और फिर बैकग्राउंड में एक प्यारी सी धुन बजने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। शिवाय ने उसके गुलाबी होंठ को देखा तो उसे लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। वह तकताकी लगाकर उसे देख रहा था कि अचानक पारुल उसके हाथ से वह पार्सल लेकर थोड़ी और पीछे हो गई। उसने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे ये चाहिए। पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर लो मेरा स्मार्टफोन। पारुल ने उसके बातों को इग्नोर किया और जल्दी से उसका बॉक्स खोल। उसने जब बॉक्स को खोल कर देखा तो स्मार्टफोन एकदम चमक रहा था जैसे वह बिल्कुल नया हो। ये तो बिल्कुल नया जैसा है। क्योंकि वह मेरा है इसलिए वह बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मेरा स्मार्टफोन कभी भी पुराना नहीं होता और ना ही कोई उसे देखकर यह कह सकता है कि वह पुराना है। पर इस मोबाइल फोन को फिर से उसे बॉक्स में डाला और फिर अपने तकिए के पास रखकर अपनी आंखें बंद कर ले। शिवाय वहां खड़ा उसे ऐसा करता हुआ देखकर जोर से चिल्लाकर बोला, तुम तो बहुत ज्यादा डिलीट बनती जा रही हो, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ? मुझे भला क्यों डर लगेगा, तब कहीं के मॉन्स्टर हो जो मैं तुमसे डरूं? मिस्टर शिवाजी राठौर, तुमने एक इंसान ही हो इसलिए मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। शिवाय को ये सब कुछ बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। एक लड़की जिसे वह जबरदस्ती अपने पास लेकर आया है, वह उसे डरना तो दूर की बात है उससे बहस कर रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी मैं दे रही हूँ? तुम्हें हर बात गलत समझने की आदत क्यों है? दोनों एक दूसरे से मुंह खुलकर अपना अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गए।
थोड़ी देर बाद शिवाय ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, और थोड़ी साइड में होकर सो जाओ, मुझे भी आज सोना है। क्या मतलब है कि सोना है? मैं यहाँ सो रही हूँ, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? अरे वही, यह अच्छा है, एक तो तुमने आते ही मेरा बेड अपना बना लिया, ऊपर से मुझे सोने से मना भी कर रही हो। देखो पाक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ। अगर तुम ठीक होती तो मैं तुम्हें बताता मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। दोनों के बीच बस बढ़ती जा रही थी। आखिर में पारुल ने एक कंबल लिया और फिर जमीन पर बेचकर लेट गई और बोली, ठीक है फिर मैं यहाँ सो जाती हूँ। शिवाय ने जब उसे जमीन पर सोते हुए देखा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह तो बीमार है, शिवाय के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसे जबरदस्ती कोर्ट में उठाकर बेड पर लिटा दिया। वह कुछ बोलती उससे पहले उसने वार्निंग दी और बोला, अपना मुंह बंद करके चुपचाप यही लेटी रहो। और रही बात तुम्हारी और मेरी एक बेड पर सोने की, उसके बारे में तो तुम निश्चित रहो, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें छूने तो दूर की बात है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, इसलिए मेरी तरफ से तो तुम एकदम बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हारे करीब भी आने के बारे में सोचूंगा। क्या बकवास कर रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पारुल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और करवट बदल कर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय को जब लगा कि वह सो गई है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर सच ये था कि दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, और नींद आती भी कैसे? पारुल के मन में डर था कि शिवाय अपनी बात से मुकर कर कुछ ऐसा कर बैठा जो वह नहीं चाहती तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। शिवाय के लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही नया था। हालांकि वह बहुत ज्यादा रईस यादों में से एक था, लेकिन उसकी आदतें बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। इस मामले में वह एकदम अनाड़ी और कच्चा था। वह कभी किसी लड़की को इस तरह से ना तो मौलास कर सकता था और ना ही उसके साथ जबरदस्ती। हालांकि वह बात अलग थी कि पारुल के साथ वह बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था। पारुल ने धीरे धीरे करवट बदले, ये देखने के लिए कि वह वाकई में सो गया है या फिर जगा हुआ। शिवाय को जैसे ही पारुल के खुद के और आने की आहट मिली, वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करके ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह गहरी नींद में सो गया है, जबकि वह जगा हुआ था। पारुल जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचे तो उसने उसकी ओर झुककर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझ पाते उससे पहले दो मजबूत बाजू में उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले शिवाय उसे बाहों में भरकर बहुत अच्छे से कैरी कर चुका था। उसने पारुल के गाल को अपने गाल से सहलाया और सीडेक्टिव टोन में बोला, जो जाओ। एपिसोड 33, अनिका और लक्ष्य की शादी कर दो। हालांकि उसे वक्त शिवाय सो गया था, लेकिन पारुल जगी हुई थी। उसके हाथों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, और नींद आती थी कैसे? आदमी से वह इतना नफरत करती थी। वह उसके बेहद करीब था, इतना करीब कि वह उसकी सांस तक महसूस कर पा रही थी। पिट्यूटेशन के साथ उसकी भी आंख धीरे धीरे झपकने लगी और वह गहरी नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ अगली सुबह जब विहान सोकर उठा तो बहुत थका और कमजोरी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। वह सुबह सुबह ठंडा पानी में स्विमिंग कर रहा था कि तभी उसका कजिन ब्रदर वहां पर आ गया। क्या बात है भाई, आप तो कभी ऐसे नहीं थे, आप और स्विमिंग? विहान ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया और स्विमिंग से निकलकर उसने चेंज किया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसका भाई भी अजीब मुंह बनाकर उसके पीछे पीछे चला गया। अभी वह तैयार हो ही रहा था कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज को सुनकर वह एकदम से चौंक गया। यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, शायद ये शिवाय था। शिवाय कभी भी उसके घर नहीं आता था, ज्यादातर विहान को ही इसके घर पर जाना पड़ता था। कभी कभार उसका आ जाना नॉर्मल था, लेकिन बहुत कम। शिवाय को देखकर वह जल्दी से अपने शर्ट के आस्तीन को ऊपर करते हुए दरवाजे से झुककर बाहर की ओर देखा है। उसने देखा कि शिवाय कॉरिडोर से होता हुआ सीधा उसके कमरे में आ गया। तुम क्यों, क्या हुआ? क्या मैं यह नहीं आ सकता? शिवाय ने उसकी ओर देखकर पूछा। उसकी बात सुनकर वह थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने सोचा कि पर्सनल बात के लिए ऑफिस से अच्छा है कि मैं तुम्हारे घर पर आकर बात कर लूं, और आज मेरे पास काफी वक्त भी था।
2 मिनट बाद रेहान की माँ अपने हाथों में कॉफी का ट्राय लेकर आई। उन्होंने शिवाय और विहान दोनों को कॉपी पकड़े और फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शिवाय ने विहान की ओर देखा और फिर उससे बातें करते हुए चलने लगा। दोनों कॉफी का मांग लेकर सीधे टेरेस पर चले गए। शिवानी कॉफी का मन साइड में रखा और फिर विहान को देखकर बोला, तुम मुझसे कुछ कहने वाले, मुझे बताओ क्या बात है। वह एक्चुअली पता नहीं कैसे दादी माँ के घर की लैंडलाइन का नंबर मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। कल नक्श और अनिका के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई मैंने सुना। उनके बातों से नहीं लगता कि वह दोनों एक दूसरे को भूल पाएंगे। शिवाय अगर अनिका को नक्श पसंद है तो तुम उनके बीच में क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं होने देते तुम उन दोनों की शादी। क्या हो गया तुम्हें विहान, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। मैं कभी भी उसे नक्श को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सारी बातें भूलकर अनिका के खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर वह लक्ष्य को चाहती है तो तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए। रेहान के मुंह से यह बात सुनकर शिवाय उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। ध्यान के आंखों में नमी आ गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके जज्बातों का पता आराम से लगाया जा सकता था। अच्छा, अगर ऐसे ही बात है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो मुझे कि तुम चाहते हो कि अनिका नक्श के साथ चली जाए। क्या क्या कह रहे हो तुम। अभियान अपनी नजरें चुरा रहा था। उसके इस हरकत से शिवाय गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, शायद मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं पर ऐसा है नहीं। देखो बिहान, मैं अनिका और तुम एक साथ कॉलेज में पढ़े हैं। हमने काफी वक्त बिताया है एक साथ। शायद तुम खुद के बारे में जितना नहीं जानते उतना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हें स्विमिंग करना पसंद नहीं था लेकिन तुमने स्विमिंग सीखा सिर्फ अनिका के लिए। हमेशा उसका बैग खुद लेकर जाते थे। मैं उसका भाई हूँ पर मैंने उसे जितना प्रोटेक्ट नहीं किया है उतना तुमने किया है। क्या मैं पागल हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता कि केयर करना और प्यार करना क्या होता है। शिवाय की बात सुनकर विहान उसकी ओर देखने लगा। बिहार ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि शिवाय इन छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करेगा। विहान के लिए ये सब कुछ सुना बहुत अजीब था और इस पर विश्वास करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। शिव जैसा आदमी जिसे इमोशन की कोई कदर नहीं थी, वह विहान के जज्बात को पढ़ चुका था। वह जान चुका था कि विहान ऐसा क्यों करता है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा है पर तुम जो कह रहे हो वह सच नहीं है। विहान इस बात से साफ मुकर जाता है कि उसने कभी भी अनिका को पसंद किया था। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे कमरे में तुम्हारी और अनिका की इतनी सारी तस्वीर क्यों है। वह तो कॉलेज टाइम की यादें हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इस आधार पर तुम यह नहीं कह सकते कि मैं अनिका से प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हारी आंखें ये क्यों भींगी हुई है। शिवाय जानता था कि बिहार इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वह अनीता को प्यार करता है और वही ये भी जानता था कि जब तक अनिका इस बात के लिए राजी नहीं होती शिवाय कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। शिवाय ने गहरी सांस ली और फिर विहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे तुम्हारी खुशियां भी प्यारी है और अनीता की भी। अनिका ने एक पल के लिए किसी और को चुना होता तो शायद मैं इस बारे में सोच भी सकता था, लेकिन नक्श के बारे में तुम नहीं जानते। नक्श एक पैदाइशी बदमाश है। बहुत कम उम्र से ही उसने गलत धंधे शुरू कर दिए थे। उसे पर रेप चार्जेस, पोस्को का केस, इसके अलावा ड्रग डीलिंग और लड़कियों को मालिश करने का भी इल्जाम है। विहान, क्या तुम अभी भी यही चाहोगे कि मैं उसे आदमी की शादी अपनी बहन के साथ कर दूं जिससे मैं एक धूल के कान को भी छूने का आदेश नहीं दिया है। वह शख्स मेरी बहन की जिंदगी में आए जो सर से लेकर पांव तक जुर्म में डूबा हुआ है। शिवाय में वह सब नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अनिका को सिर्फ और सिर्फ खुशी कोई दे सकता है तो वह है, और इंसान बदल भी तो सकता है। क्या बकवास है ये कि वह बदल सकता है। तुम्हें पता है वह किस तरह का इंसान है। इन सब से उसका मन नहीं भरा तो उसने मुझ पर अटैक करवाया जिसमें तुम जख्मी हो गए और तुम्हारा घाव भी अभी तक भरा नहीं है। क्या तुम अभी भी यही चाहते हो कि मैं उसे इंसान को अपने घर में जगह दूं जो भरोसे के काबिल नहीं। शून्य। शिवाय का गुस्सा देखकर विहान समझ गया था कि वह किसी भी कीमत पर अनिका और नक्श को एक नहीं होने देगा, और नक्श की असलियत जानकर विहान भी शॉक हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि अनीता जैसी अच्छी लड़की इतनी खराब आदमी के चंगुल में फंस जाएगी।
मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। मुझे अगर पता होता कि तुम इस बारे में बात करने के लिए मुझे बुला रहे हो तो मैं कभी नहीं आता। मेरी बात ध्यान से सुनो बहन, तुम भले इस बात को एक्सेप्ट ना करो पर मैं जानता हूँ कि तुम अनीता को पसंद करते हो और अगर मेरी बहन की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, तुम्हारे अलावा उसके जिंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ये शिवाय सिंह राठौड़ का वादा है। शिवाय ऐसा मत कहो, क्या तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बहन की खुशियों से बढ़कर है? बिहार में जब ये बात कही तो शिवाय ने गुस्से भरा लुक दिया और बोला, विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? विहान, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कभी भी खुशियां थल में पुरस्कार कोई किसी को नहीं देता। अपनी खुशियों के लिए जीना सीखो, अपनी खुशियों के लिए लड़ना सीखो, उसे हासिल करना सीखो। शिवाय गुस्से से वहां से निकल गया। बिहान काफी देर तक पेरिस पर खड़ा चुपचाप शिवाय के कहे शब्दों के बारे में सोचता रहा। तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन तीनों के दरमियान बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। विहान अनिका की स्पेशल ट्रीट करता था, उसकी फिक्र करता था, उसके लिए प्रोटेक्टिव था और यह बात हमेशा से ही शिवाय ने नोटिस की थी, जबकि अनिका को ये सब कुछ फ्रेंडशिप लगता था। अनीता ने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं और ना ही विहान ने हिम्मत करके इस बारे में बताया, और जब उसे इस बात की जरूरत महसूस हुई उससे पहले ही अनिका नक्श से प्यार कर चुकी थी, इसलिए विहान ने अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन वह उसे भूल नहीं पाया था। पहले प्यार को बुलाना इतना भी आसान नहीं होता और ना ही यह विहान के लिए आसान था। शिवाय सीधे दादी माँ के घर पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दादी माँ और अनिका दोनों सोफे पर बैठकर हाल में टीवी देख रही थी। दोनों को देखकर उसे संतुष्टि मिली। अनिका को देखकर उसे इस बात की तसल्ली हुई कि वह कम से कम घर पर तो है। उसने दादी माँ के पैर छुए। दादी ने उसे घेरे सारे आशीष दिए। जीते रहो बेटा। वैसे आज अपनी दादी के पास आना कैसे हुआ? जहां तक मुझे पता है महान शिवाय सिंह राठौड़ तो अपने दादी के घर की बॉर्डर को लांघना भी नहीं चाहते, तो अचानक से यहाँ कैसे आ गए? शादी, यह बात सच है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता, पर मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनिका और आपके लिए। आप दोनों कैसी हैं? क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा कि यह मेरा ही होता है। आज कैसे मेरे पोते के मुंह से फूल झड़ रहे हैं? क्या बात है, कहीं कोई गलत दवाई तो नहीं खा ली तूने? क्या दादी माँ आप भी? हु स्माइल करता है। ये तो मुस्कुराना भी सीख गया। काफी नई नई आदतें आ गई है तुम्हारे अंदर। अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और भर आई। वह हमेशा से चाहती थी कि वह मुस्कुराए। नॉर्मल लाइफ की अनेकल एक, कभी भी शिवाय से नफरत नहीं की थी, पर वह चाहती थी कि शिवाय उसे पर इतने सारे बाउंड्री ना लगे। वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। दादी माँ, मुझे मत दिखाए, मुझे इसके खुशियों और इसके गमों से कोई वास्ता नहीं है। जब यह मेरी खुशियों की फिक्र नहीं करता तो मैं इसकी खुशियों की फिक्र क्यों करूं? शिवाय ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर अनिका के हथेली पर रखकर उसे बंद कर दिया और बोला, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? लेकिन मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांगा था। हाँ, नहीं मांगा था, लेकिन कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अनीता ने जयपुर डिब्बी खोली तो वह एकदम सरप्राइज रह गई। उसमें एक ब्लू रंग की डायमंड नेकलेस थी जो पेंडेंट के आकार की थी। जैसे ही डिब्बी खोली उसकी चमक से सबकी आंखें एक पल के लिए चांदी आ गई थी। ये तो, अनीता कुछ कहती उससे पहले ही शिवाय बोला, बिल्कुल वैसे ही है जैसी तुम्हें चाहिए थी। तो बताओ तुम्हें कैसी लगी? ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये तो सिर्फ लिमिटेड था और जो आखिरी शो पीस बचा था उसे तो मिस मारिया ने खरीद लिया था, तो फिर यह आपके पास कैसे? वह सब मत सोचो, तुम्हें पसंद आया ना, ये बड़ी बात है। अनिका उसे पेंडेंट को निहार रही थी। उसकी आंखों में खुशी और चमक थी। शिवाय अपनी बहन को निहार रहा था जो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी, और दादी उन दोनों बच्चों को निहार रही थी जो दोनों ही खुश दिखाई दे रहे थे। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अरे नहीं नहीं, तुम दादी को भी दिखाओ कि यह कैसा है, मैं खुद ले लेता हूँ। शिवाय अपनी जगह से उठा और फिर सीधा किचन की ओर बढ़ गया। किचन से निकलने से पहले उसने 2 गिलास में पेप्सी भरी और फिर उसे लेकर दादी और अनिका के पास आया। उसने दादी और अनिका दोनों को पेप्सी का गिलास थमाया। दोनों ने पीने के बाद ग्लास वहीं रखे और फिर अनिका उसे पेंडेंट को गले में पहनकर देखने लगी।
किसी खास इवेंट पर पहनना, फिलहाल इस लॉकर में रख दो। शिवाय ने जब ये बात कही तो अनिका ने उसे वापस रख और फिर उसे लेकर वहां से जाने लगी। आगे गई होकर खाकर गिर पड़ी। शिवाय ने जल्दी से संभाला और दादी से बोल, मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। आप यही रहे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। गाड़ी में बिठाया और फिर उसे लेकर सीधे अस्पताल के लिए निकल गया। दादी अभी यह सारी बातें सोच रही थी और घबराई हुई थी कि तभी उनकी एक नौकरानी, जो बहुत पुरानी थी और उनके घर बहुत पहले से काम करते थे, वह जल्दी से दादी के पास आई और धीरे से बोली, मैडम जी, क्या मैं आपसे कुछ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे विमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी? बताओ मुझे क्या बात है। रानी काफी ज्यादा डरी हुई और घबरे दादी के बार बार कहने पर नौकरानी ने धीरे धीरे है कि जब शिवाय बाबा आप लोगों के लिए पेप्सी लेकर आ रहे थे तब मैंने देखा था, उन्होंने एक गिलास में मिलाया था कोई दवाई जैसा, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से अनीता देवी की तबीयत खराब हुई है। क्या बोल रही हो तुम? पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? वह हमारा पोता है और वह उसकी बहन जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वह उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? पता था कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। कीजिए। इतना कहकर विमला वहां से चली गई। लेकिन उसकी कहानी हुई बात दादी के दिमाग में बैठ गई। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय क्यों करेगा, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत हो सकती है। वह विमल को छोटा भी नहीं कह सकती थी क्योंकि विमल उनकी बहुत पुरानी और विश्वास पात्र नौकरानी थी, जो बहुत लंबे समय से इस घर में काम करती थी और इस परिवार के सभी लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इसके अलावा अनिका और शिवाय को वह बचपन से जानती थी। वह कभी भी दादी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएगी। दादी के दिमाग में यह बात बैठ गई थी और वह निकालने का नाम नहीं ले रही थी। एपिसोड 34 देयर रिलेशनशिप। शिवाय जब अनीता को लेकर अस्पताल पहुंचा तब तक अनीता को होश आ चुका था। अपने आप को अस्पताल में देखकर वह एकदम से चौंक जाती है। मैं यहाँ कैसे? मुझे क्या हुआ था? शिवाय जो उसके पास में ही बैठा हुआ था, उसने जब अपनी बहन को होश में आया हुआ देखा तो उसने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी इशू नहीं है। दरअसल तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि छोटी सी चूक हो और तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने अपने सर को पकड़ा, जो इस वक्त बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था। यह क्या हो गया है मुझे? मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? तभी एक जाने पहचाने सी आवाज को सुनकर उसका ध्यान उसी तरफ गया। यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था, शिवाय का दोस्त। अनिका उसे बहुत अच्छे से जानती थी। डॉक्टर, आप यही है? हाँ, एक्चुअली 2 दिन पहले ही कोलकाता से वापस आया हूँ। मैं घर पर ही था जब शिवाय ने मुझे कॉल किया था। उसने शिवाय की ओर देखा और बोला, देखो शिवाय, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कमजोरी की वजह से यह बेहोश हो गई हो। ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, फिर सब कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत है? अनिका ने सवाल किया। जरूरत है, तुम नहीं समझोगे। अनिका को इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका ब्लड टेस्ट हो, लेकिन आखिरकार शिवाय और डॉक्टर के जबरदस्ती करने पर उसे इस बात के लिए राजी होना ही पड़ा। डॉक्टर ने इंजेक्शन से ब्लड निकलना शुरू कर दिया। उसने कस के अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें भी बंद थी, डर के मारे वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके काश की आंखें बंद की हुई थी। आराम से, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? डॉक्टर का हाथ इस चीज में बहुत हल्का था, शायद इसीलिए उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि कब ब्लड निकल भी लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने उससे पूछा। अनिका भी इस बात को मन नहीं कर सकती थी कि इस दरमियान उसे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन दोनों के पास आता है और कहता है,
शिवाय हो सकता है कि हेडाचे की वजह से इसे चक्कर आ गया हो, क्योंकि ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल सही है और बाकी टेस्ट भी एकदम क्लियर है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। अगर दोबारा वापस ऐसा कोई हो सकता है तो वापस लेकर आना। अनिका और शिवाय गाड़ी की ओर बढ़ गए। अनिका को गाड़ी में बिठाकर शिवाय अपना मोबाइल फोन छूट जाने का बहाना करता है और जल्दी से डॉक्टर के पास वापस आता है। शिवाय ने डॉक्टर से धीरे से कहा, डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि ब्लड रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले। हालांकि मुझे विश्वास तो नहीं है कि मेरी बहन कभी भी ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन फिर भी अगर नक्श की बात सही हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज मुझे जो भी बताना, सच बताना, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। शिवाय, तुम चिंता मत करो, मैं भी अनिका को जानता हूँ, वह ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। नक्श जानबूझकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तुम चिंता मत करो, कल शाम तक तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। शिवाय के कंधे पर डॉक्टर ने थपथपाया और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मायूसी भरे चेहरे से वह वापस आया। उसने देखा कि उसकी बहन फ्रंट सीट के बगल में बैठी चुपचाप ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस दरमियान दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। अचानक शिवाय को कुछ याद आया। उसने अनिका की ओर देखा और बोला, मैंने 3 दिन पहले दादी को कॉल किया था ये बताने के लिए कि मैं शादी कर लिए, पर दादी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या कहा? शादी कर ली है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अनिका को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो सुना वह सच है। उसका भाई शादी के विषय में बात कर रहा था, उसने शादी कर ली और इतनी आसानी से उसे बता रहा जैसे ही कोई बड़ी बात नहीं। अपनी बहन को इतना शौक देखकर वह मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें इतना झटका क्यों लग रहा है? दादी खुद चाहती थी कि मैं शादी करूं, और अब जब मैं शादी कर ली है तो इतना शक्ति होने की क्या जरूरत है? शिवाय, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम शादी की बात कर रहे हो? शादी मतलब तुम जानते भी हो क्या होता है? अनिका को तो सबसे पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे इस बात पर यकीन हुआ तो वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी आसानी से शादी जैसे शब्दों को संबोधित कैसे कर रहा है, और किसकी होगी इसमें सारी, किस लड़की ने करी होगी इस जैसे से शादी? क्या वह सुंदर है? अचानक अनिका ने पूछ लिया। क्या? कौन? किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हारी बीवी, मेरा मतलब है कि तुमने जिससे शादी की है, क्या वह बहुत ज्यादा सुंदर है? अगर तुमने शादी की है तो जरूर कुछ देखकर ही की होगी, मुझे बताओ, क्या वह बहुत ज्यादा सुंदर है? मुझे नहीं पता वह कैसी है, उसने लापरवाही से कहा। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम नहीं जानते कि वह कैसी है? तुमने उससे शादी की है और यहाँ अपने राठौर मेंशन में लेकर आए हो और तुम्हें पता ही नहीं कि वह कैसी है? देखो अनीता, मैं बात को बहुत पॉलिटिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। शादी का मतलब किसी बंधन में बंद कर रहना या फिर एक दूसरे की गुलामी करना नहीं होता है। हाँ, मैंने शादी की है क्योंकि दादी ऐसा चाहती थी, पर वह शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मेरे लिए इस शादी का कोई बड़ा मतलब नहीं है। अनिका को लग रहा था कि जैसे उसे अपने ही भाई की बात सुनकर उसका सर फट जाएगा। वह कैसे इतनी आसानी से सारी बातें कह देता है? आखिर वह ऐसा क्यों है? उसे अपने भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसने कहा, कम से कम उसका नाम तो बता दो। उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद उसका नाम पारुल देशमुख है, कानपुर की रहने वाली है। अचानक से पारुल का नाम सुनकर अनिका को लगा कि जैसे उसने सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि यह नाम उसने कहाँ सुना है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चौंक गई? क्या तुम उसे जानती हो? शिवाय ने पूछा। अनिका ने जरा सोच और फिर बोली, पता नहीं क्यों भाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये नाम का हिस्सा है। खैर, हो सकता है कि यह मेरी गलतफहमी भी हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी और उसकी शादी के लिए पेरेंट्स मान गए थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अनिका, तुम्हारे लिए जो जरूरी है मैंने बता दिया। मैंने शादी कर ली है क्योंकि दादी ऐसा चाहती थी, और मैं उसे अपने घर पर भी लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें अकेलापन ना महसूस हो, और मैं तुम्हें सीधा लेकर जा रहा हूँ राठौर मेंशन। आपसे तुम वही रहोगी। इस बार तुम्हारा जन्मदिन राठौर मेंशन पर ही मनाया जाएगा।
अपने भाई की बात सुनकर अचानक से अनिका को याद आया कि उसका जन्मदिन आने वाला है। आज से 5 दिन बाद उसका जन्मदिन है। वह भूल ही नहीं थी कि उसका भाई उसके जन्मदिन को किस तरह से सेलिब्रेट करता है, जैसे वह कहीं की राजकुमारी हो। ये बात गलत नहीं था कि शिवाय अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, यहाँ तक कि वह उसकी छोटी छोटी खुशियों के पलों को भी याद रखना था। मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो वादा करो कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगे। अरे इसमें भी कहने की बात है, तुम्हें जो चाहिए बस एक बार हम करो। शिवाय सिंह राठौड़ अपनी बहन के कदमों में पूरी दुनिया जहां को झुका देगा। नहीं शिवाय, मुझे पूरी दुनिया की कोई चाहत नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए जो तुम मुझे दे सकते हो, और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं तुमसे मांगूंगी तो वह चीज तुम मना नहीं करोगे। अनिका ने उसे प्रॉमिस लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवाय ने बिना सोचे समझे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे प्रॉमिस किया कि वह अपने बर्थडे पर जो भी मांगेगा वह मन नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो। अपने भाई के प्रॉमिस को देखकर उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि जरूर अनिका के दिमाग में कुछ चल रहा था, शायद वह कुछ करना चाहती थी। शिवाय फिर से कर ड्राइव करने लगता है। मुझे तो लेकर जा रहे हो, लेकिन दादी वहां अकेली हो जाएंगे। आज शाम को दादी भी आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पारुल उसके बातों से समझ गई थी कि शिवाय की शादी भले ही हुई हो, लेकिन शादी में जरूर कोई ट्रस्ट है। इतनी आसानी से बिना किसी डेटिंग, बिना किसी प्लानिंग के वह शादी कैसे कर सकता है, और कोई भी लड़की इतनी आसानी से राजी कैसे हो सकती है। ये बहुत अजीब था और यह बात अनिका के दिमाग में बार बार खटक रहा था। पता नहीं कौन होगी वह जो अपना जीवन इस डेविल के साथ बेगाना चाहती होगी। ऐसा नहीं था कि शिवाय के साथ कोई नहीं रहना चाहता था, बल्कि सच तो ये था कि लाखों लड़कियों के दिलों का धड़कन था वह। लेकिन फिर भी जब कोई उसे करीब से जान लेता तो शिवाय डर और तकलीफ के उसे कुछ भी नहीं हासिल होता। शिवाय एक चलता हुआ सूरज था जो दूर से रोशनी तो दे सकता था, लेकिन करीब जाने वालों को जलाकर भस्म कर देता था। दूसरी तरफ पारुल की तबीयत बहुत बेहतर महसूस हो रही थी। उसने गहरे नीले रंग की गाउन पहनी हुई थी और गले में दुपट्टा लगाए वह किचन में काम कर रही थी। हालांकि शर्मिला जी ने उसे काम करने से मना किया था क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वह काम करने में लगी हुई थी। उसने शर्मिला जी को भी मना कर दिया। शिवाय की गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसमें कॉल को स्पीकर पर डाला। हेलो भाई, मैं किशन बोल रहा हूँ। पिछले 6 घंटे से मैं यहाँ कैसे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप कब आओगे? क्या कहा तुम? पिछले 6 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे हो? कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं? अगर मैं नहीं आया तो कम से कम मुझे फोन करके पूछना तो चाहिए कि मैं क्यों नहीं आया। शिवाय ने जब सुना कि किशन उसका पिछले 6 घंटे से वही कैसे में बैठकर इंतजार कर रहा है तो उसका माथा घूम गया। कोई लड़का इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हालांकि शिवाय ने खुद कहा था कि वह उससे मिलने जाएगा, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से वह नहीं जा पाया। तो क्या उसे लड़के को फोन करके पूछना नहीं चाहिए? लेकिन भाई, आप ही ने तो कहा था कि आप मुझसे मिलने आओगे। मैंने सोचा कि थोड़ा इंतजार ही कर लेता हूँ, किशन बड़े भोलेपन और मासूमियत के साथ कहता है। क्या कहा तुमने? थोड़ा सा इंतजार? तुम इसे थोड़ा सा इंतजार कहते हो? पूरे 6 घंटे बीत गए हैं और तुम रहते हो कि थोड़ा सा इंतजार। जो घर चले जाओ, मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुद मिलेगा। अब तुम्हें वहां एक भी मिनट रुकने की जरूरत नहीं है। शिवाय की बात सुनकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, अनिका क्यूरोस होकर उससे बोली, क्या किशन यहाँ इंडिया में आया है? हाँ आया है तो। नहीं, वह एक्चुअली मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अनिका ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेगी तो शिवाय नाराज हो जाएगा और वह बार बार अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन वह तुमसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे नहीं पता। उसने कल शाम को कॉल किया था मुझसे मिलने के लिए। मुझे लगा कि मेरा शेड्यूल खाली है तो मैंने उसे हाँ कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि यह बेवकूफ लड़का मेरा इंतजार करता रह जाएगा। भाई, अगर कोई आपका इंतजार करे तो उसे बेवकूफी नहीं बल्कि प्यार कहते हैं।
अनिका ने धीरे से कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह शिवाय से आंखें नहीं मिलना चाहती थी। शायद उसने उतनी हिम्मत नहीं थी, पर उसने जो कहा था वह सच तो था ही। इस प्यार नहीं बल्कि बेकार और बात दिमाग इंसान ऐसे काम करते हैं। तुम्हें पता है वह कैसे कितना बोरिंग है। वह नजदीक है इसलिए मैंने उसे वहां मिलने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वह इतना ज्यादा बेवकूफ निकलेगा। पता नहीं अमेरिका में कैसे रहता होगा। भाई अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो उसे भी अपने घर बुला लो ना। दादी कितनी खुश होगी। नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं रह सकता। जब भी उसे देखता हूँ मुझे पुरानी बातें याद आती है। मैं मरना पसंद करूंगा पर उन लोगों से रिश्ता रखना पसंद नहीं करूंगा। शिवाय ने अपनी बात खत्म की। उसकी बात को सुनकर अनिका समझ गई थी कि उसका भाई कभी नहीं बदलने वाला। वह कृष्ण और उसके मम्मी पापा से कभी अपने रिलेशन को सुधारने का सोचेगा भी नहीं। क्या आपके पापा की याद नहीं आता? उसने अचानक से ही पूछ लिया। उसकी बात सुनकर वह एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। वह बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा था। शायद अनिका के सवाल ने उसे कमजोर कर दिया था। पापा की याद तब आती जब पापा जिंदा होते। मेरे पापा तो उसी दिन मर गए जिस दिन मेरी अज्जली माँ को छोड़कर घर बार सब कुछ भेजकर सारे पैसे लेकर अमेरिका भाग गए थे। वह तो हम दोनों को भी मार डालना चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो उसे दिन हम दोनों ही बिना बताए घर के पीछे वाले रास्ते से विहान के घर चले गए थे सीक्रेट पार्टी करने। सोचो अगर उसे दिन हम दोनों इस घर में रहते तो हमारा क्या होता। हमारी माँ के साथ साथ हम भी। हो, ये कहते कहते एकदम से रुक गया। उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसका गला रूंध गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी रोना आ जाएगा। अनिका को भी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों छेड़ी उसने ऐसी बात जो उसके भाई को इतनी तकलीफ दे रही है। जिस बात को कहते कहते वह इतना तड़प रहा है, आखिर उसे क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की। एपिसोड 35 बाहों में। शिवाय जैसे ही राठौर मेंशन के लिए गाड़ी को टर्न करता है कि तभी अनिका ने उसे रोक दिया और बोली, भाई प्लीज आज मैं राठौर मेंशन नहीं जा सकती। कल सुबह मैं और दादी खुद आ जाएंगे। प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं आना चाहती। क्या हुआ है तुम्हें? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। शिवाय क्यूरोस हो जाता है उसकी यह हालत देखकर। उसने कहा, अरे भाई लड़कियों के भी कुछ अपने सीक्रेट होते हैं। क्या सारी बात आपको जानना जरूरी है? ये बात सुनकर वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और शर्मिंदा भी। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर उसने वापस दादी के घर की ओर मोड़ दिया। अनिका ने उस गाड़ी रुकवा दिया और गाड़ी से निकलकर ऑटो बैठ गई। उसमें शिवाय की वह देखा और बोली, मैं घर चली जाऊंगी और वैसे भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज घर चले जाए। शिवाय को आखिर में अपनी बहन की बात माननी पड़ी। वह गाड़ी को टर्न करता है और सीधे घर की ओर बढ़ गया। शाम के 7 बजे जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि हाल एरिया में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं है। शायद अभी भी घर पर कोई भी नहीं था। जब वह हाल में पहुंचा तो खाने की एक अलग से खुशबू उसे महसूस हुई। वह उसे खुशबू का पीछा करते करते सीधा किचन में चला गया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि पारुल डिनर बनाने में लगी हुई थी। पारुल के हाथ में बेलन था जो चकली पर घूम रहा था और गोल गोल रोटियां बना रही थी। ये देखने में बहुत सेटिस्फाइंग था और शिवाय एक तक देखा ही रह गया। अचानक किसी के नैनों की तपिश को महसूस करके जब पारुल उसे तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि शिवाय दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही निहार रहा था। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। तुम आ गए। देखो, मैं घर की सफाई भी कर दी है और तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए हैं और बाकी जो काम था वह सब निपटा दिया है और अब डिनर भी बना रही हूँ। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शिवाय उसके भोलेपन की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में ही हिमान मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। रोटी बनाते हुए अचानक से उसके चेहरे पर बाल लटक गए। उसने अपने बालों को पीछे के साइड में किया और फिर बोली, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा 10 मिनट टाइम लगेगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाऊंगा? शिवाय ने पूरे एटीट्यूड के साथ पूछा। पारुल ने जब उसकी बात सुनी तो उसका बेलन वहीं रुक गया। अभी तक बड़ी खुशी खुशी उसके बेलन चकली पर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही शिवाय ने यह बात कही कि वह उसका बनाया हुआ नहीं खाएगा, वह एकदम ठगी से रह गई।
क्या मतलब है? तो क्या मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या वह मेरा बनाया हुआ भी नहीं खाएगा? एक पल के लिए ये सारे सवाल उसके मन में आ गए, लेकिन अगले ही पल उसके मन की उदासी की जगह पर गुस्से ने ले लिया। उसने शिवाय की ओर देखा और बोली, अगर नहीं खाना है तो मत खाना, मेरी ड्यूटी है तो मैं पूरा कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं घर का सारा काम करूंगी, इसलिए कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे खाने के लिए। अगर तुम्हें खाना होगा तो खाना, नहीं खाना होगा तो मत खाना, मुझे क्यों सुना रहे हो? चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें अपने काम का एहसास तो है। देखो, वैसे तो तुम हो मेरी बीवी, पर तुम्हारी हैसियत है सर्वेंट वाली, तो जो काम सर्वेंट करते हैं वह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह सार्कास्टिक मुस्कान पास करता है, जिसे देखकर पारुल कीर्तन बदन में आग लग गई। कोई इंसान इतना बदतमीज और घटिया कैसे हो सकता है? मिस्टर राठौर, यह मत बोलो कि शादी के लिए तुम आए थे मेरे पास में, नहीं। और रही बात नौकरानी वाली, तो तुम जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि मैं नौकरानी बनाकर अपनी पूरी जिंदगी बता दूं, समझे तुम? शिवानी ने उसे गुस्से भरा लुक दिया और फिर बोला, तुम्हारी बकवास बातें सुनने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, जल्दी से बेडरूम में आओ। मैं नहीं आऊंगी, समझे तुम? इतना कहकर वह वापस रोटियां बनाने लगी। हालांकि अब उसके हाथ पहले से धीरे चल रहे थे। एक अलग से एक्साइटमेंट थी जब तक उसने यह नहीं सुना था कि वह उसका बनाया नहीं खाएगा, लेकिन अब रोटियां सिक हो रही थी, लेकिन बिना मन के। आना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वह धमकी देने वाले लफ्जों में कहता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद पारुल जल्दी जल्दी रोटियां बनती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह नहीं जाएगी तो वह जबरदस्ती उसे लेकर जाएगा। वह जैसे ही वहां से गया, पारुल ने बेलन वही पटक दिया और बोली, टेबल कहीं का हमेशा बस बना रहता है, इसको कोई इतना बॉसी नेचर का कैसे हो सकता है? घटिया। वह मन ही मन उसे हजार गालियां दे रही थी, लेकिन उसकी गालियां सुनने वाला तो वहां पर कोई था भी नहीं। शर्मिला जी ने पारुल को बताया था कि उसे पालक पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने आज उसकी फेवरेट डिश भी बनाई थी। पारुल ने कढ़ाई का ढक्कन हटकर एक बार पालक पनीर की खुशबू को महसूस किया और फिर बोली, ना खाता है तो मत खा, मैं तो खाऊंगी, कितनी अच्छी खुशबू है। ऐसा लगता है कि खुशबू से ही आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसने अपने हाथ को जल्दी से धोए और फिर अपने बालों की पानी बनाती हुई सीधे बेडरूम में पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वह बड़े आराम से किसी राजा की तरह बेड पर फैला हुआ था। उसे ऐसे देखकर वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने जैसे ही उसे वहां आया हुआ देखा, वह उठकर बैठ जाता है। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है? मतलब क्या ये कपड़े ठीक नहीं? हाँ बिल्कुल, ये पर्पल कलर कितना चुप रहा है, आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा। जाकर जल्दी से यह कपड़े चेंज करो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर राठौर, ध्यान से देखो, ये पर्पल कलर नहीं है बल्कि ब्लू रंग है, और तुम अपनी मन मर्जी मुझ पर क्यों चलना चाहते हो? माना कि मैं यहाँ काम करती हूँ और सारा काम भी करूंगी, पर मुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे? मुझे ये पसंद है और मैं यही पहनूंगी। क्या मतलब है कि तुम्हें पसंद है? अगर कोई चीज तुम्हारे बॉस को पसंद नहीं है और तुम्हें पसंद है तो उसका क्या मतलब है? क्या तुम बस से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? मैंने कहा कि अभी जाकर इसे चेंज करो। मुझे इस तरह के डार्क कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पारुल को उसे पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह करती भी तो क्या, वह उससे झगड़ा भी तो नहीं कर सकती थी। पारुल मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसने येलो रंग की सूट पहनी और वापस आई। हालांकि यह रंग भी काफी गहरा था, लेकिन शिवाय कुछ बोलता उससे पहले पारुल ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, देखिए मिस्टर राठौर, माना कि आप बस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात में अपनी टांग घुसा देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं तो मैं कहाँ कर रही हूँ कि उसे पसंद कीजिए, लेकिन कम से कम मेरी पसंद की भी तो इज्जत कीजिए। मुझे वह रंग बहुत पसंद है और आपको नहीं, तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। शिवाय उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है आजकल तुम्हारी, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। क्या मतलब है? अगर ठीक हो भी गई हो तो उससे आपको क्या? अरे ऐसे कैसे? नहीं, तुम भूल गई हमारी वेडिंग नाइट जो अभी भी पूरी नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि वह शुरू भी नहीं हुई है। क्यों ना एक बार ट्रायल करके देखें? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक, क्या कपड़े पहने जैसा आसान है जो तुम ट्रायल करना चाहते हो? देखो, मुझसे दूर रहो।
पारुल उसे दूर से ही वार्निंग देते हुए खुद से दूर रहने का इशारा करती है। उसकी यह अदा शिवाय को इतनी ज्यादा पसंद आई कि वह 2 कदम और आगे बढ़ा और मुस्कुरा कर बोला, मुझसे दूर रहना तो नामुमकिन ही है, समझो। तुम्हारे लिए मिसेस राठौर के पास जाकर खड़ी हो गई। ड्रॉ जैसे ही बंद हुआ, एक झटके में उसकी पीठ दीवार से साथ गई और शिवाय ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए। बीच में दरी सेमी पारुल डरी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। उसके होंठ कहाँ पर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। शायद वह इस बात से डर रही थी कि ना जाने ये स्थान की आदमी आगे क्या करेगा। क्या हुआ? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे डरा रही थी, धमका रही थी, चेतावनी दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम ना जाने क्या करोगी, लेकिन अभी देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चे खरगोश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। शिवानी हल्के हाथों से उसकी कमर पर हाथ रखा और धीरे से उसके करीब जाकर कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? पारुल की पूरे शरीर में जैसे कट दौड़ गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवाय इतना ज्यादा अजीब होता। एक ही पल में कड़वे करेले जैसा तो अगले ही पल शहर से भी मीठा। यह एहसास बहुत अजीब था। उसका इस तरह से करीब आना, उसके कमर पर हाथ रखना, पारुल को लगा जैसे उसका कलेजा अभी उसे हल कर बाहर आ जाएगा। पारुल ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और बोली, क्या क्या करना चाहते हो तुम? शिवाय और करीब आया और उसके होठों के पास जाकर धीरे से बोल, क्या तुम वाकई नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं, नहीं, मैं नहीं जानती। पारुल बड़ी मुश्किल से एक एक शब्द बोल पा रही थी। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? शिवाय ने धीरे से पूछा। नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि मैं अपनी किस्मत को खुश रही हूँ जिसे तुम जैसे इंसान को मेरे साथ बांध दिया है, जिससे ना तो रिश्तों की समझ है और ना ही रिश्तों की मर्यादा रखना आता है। पारुल के इन शब्दों ने शिवाय पर ऐसा गहरा असर किया कि वह एकदम एक झटके से उसे दूर हो गया और फिर जलती हुई निगाहों से पारुल की ओर देखा है और चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे कहा था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और तुम चुपचाप वहां खड़ी टाइम वेस्ट कर रही हो। आकर मेरे सर की मालिश करो, और तब तक जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं। पारुल ने जब ये बात सुनी तो वह एकदम से चौंक गई। जितना भी वक्त जाया हुआ था तब उसकी वजह से ही तो हुआ था। पहले तो उसे मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई, उसने चेंज करने के लिए कहा और वापस न जाने कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा। और अब जब मैं अपने दिल की बात कह दी तो मुझ पर ही नाराज हो रहा है। अगर उसे सच सुनना इतना ही बुरा लगता है तो वह जानना क्यों चाहता है कि मेरे दिल में क्या है? मैंने कहा मेरे सर की मालिश करो, वह फिर से चिल्लाया। पारुल जल्दी से अपने हाथ, दोनों हाथों के तलवे में तेल को लगती है और फिर अपने उंगलियों से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसके बाल के जड़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में घूमती है और शिवाय धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे झपकने लगती है। इससे पहले वह कभी भी ऐसी अनुभूति का आनंद नहीं ले पाया था। ये बहुत अलग था। पारुल के मुलायम गोरे कोमल हाथ उसके बालों में घूम रहे थे और वह धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहा था। क्या आपको नींद आ रही है? पहले डिनर कर लीजिए, पारुल उससे कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकत याद आई उसे अपने आप को रोक लिया। नहीं पारुल, रहने दे, तुझे क्या जरूरत है वह खाए ना खाए, और वैसे भी जब मैं खाना बना रही थी तो इसमें खुद कहा था कि इससे मेरे हाथ की बनी चीज पसंद नहीं। पारुल अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी पर शायद यह उसके बस का नहीं था। अचानक शिवाय अपनी आंखें बंद करने लगा और धीरे से उसके गोद में अपना सिर रख लेता है। पारुल को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। शिवाय किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह उसकी गोद में अपना सर रखकर सो रहा था और पारुल बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वह शिवाय के चेहरे के भाव को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये वही इंसान है जिसमें इतनी ज्यादा कड़वाहट भरी हुई है, पर इसके चेहरे के मासूमियत को देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की भोले पर एक अकेले इंसान में समा गई हैं। कंबल से उसे थोड़ा सा कर किया और फिर धीरे से उसके सर को अपने गोद से उतरकर तकिया के ऊपर रखा और जैसे ही उठकर खड़ी हुई शिवाय की आंख खुल गई। उसने जब पारुल को चुपचाप खड़ा हुआ पाया तो उसने उसकी ओर देखा और बोला, मैंने तुमसे कहा था अपने सर की मालिश करने के लिए और तुम मौका देखकर भाग रही हो। पारुल ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। किस तरह का आदमी है, कब क्या कहता है, कुछ समझ नहीं आता। खुद तो कंफ्यूज रहता है, मुझे भी कंफ्यूज करता है।
मैं भाग नहीं रही थी बल्कि मैं डिनर करने जा रही थी। रात काफी हो गई है और मेरे पास आपके जैसे फालतू का टाइम नहीं है। मुझे अपने भी काम करने हैं। मैं जा रही हूँ डिनर करने। और रही बात आपकी, तो मैं आपकी मालिश की और आप सो गए, इसलिए मैं जा रही थी। तो क्या मुझे भूख नहीं लगती? शिवाय सवालिया नजरों से उसे देखा है तो पारुल अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे क्या पता, वह तो आप ही जानी है। मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई थी, पर आपको तो मेरे हाथ की बनी कोई चीज पसंद ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ धोखा रहने से अच्छा है कि मैं अपना खाना वेस्ट ना करूं, इसलिए मैंने डिनर करने जा रही थी। और रही बात आपकी, तो आप तो द ग्रेट शिवाय सिंह राठौड़ है। भगवान जाने, हो सकता है आपको भूख ना भी लगती हो। पारुल ने जब ये बात कही तो शिवाय सॉफ्ट होकर उसे देखने लगा और पारुल मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।